आप देख रहे दंगल 5 में हूं रमेश भट्ट। पहाड़ की सियासत में बगावत की चिंगारी सुलग रही है। इसकी चपेट में बीजेपी भी है और कांग्रेस भी। खासकर कांग्रेस में टिकट के ऐलान के बाद देश ने जो तस्वीर देहरादून से देखी, वो कांग्रेस की सत्ता में वापसी के राह में रोड़ा अटका सकती है। कांग्रेस में बगावत पर क्या कहते हैं हरीश रावत? आखिर रावत 2 सीटों से क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें चुनावी नतीजे की पेचीदगी की ओर इशारा करती हैं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद शुरू हुआ संग्राम फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। हालांकि पार्टी के अंदर असंतोष को देखते हुए कांग्रेस ने फिलहाल 63 सीटों पर ही टिकट का ऐलान किया है, लेकिन उनमें भी कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के बागी उठ खड़े हुए हैं। देखिए, भावनाएं हैं, कहीं चोट लगी है तो दर्द होता है, छलकता है। मैं अपनी उन कार्यकर्ता साथियों की पीड़ा को समझता हूं, लेकिन अनंतोगत्ता मुझे भरोसा है कि अपने पीड़ा को, अपने दर्द को सहला करके वो फिर पार्टी का झंडा थाम करके खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं, उनमें सहसपुर से आयेंद्र शर्मा सबसे आगे हैं। सहसपुर से किशोर उपाध्याय कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं। देवप्रयाग से प्रत्याशी मंत्री प्रसाद नैथानी के खिलाफ शूरवीर सजवाण बगावत की दिशा में बढ़ रहे हैं। लालकुआ में हरीश दुर्गापाल के खिलाफ हरेंद्र वोहरा भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हरिद्वार की रानीपुर से अम्बरीश कुमार को टिकट मिलते ही वहां भी कांग्रेस में गुटबाजी शुरू हो गई है। इसी तरह यमुनोत्री से संजय ढोभाल को टिकट मिला है, जबकि प्रकाश रमोला बगावत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 5 साल तक पार्टी के अंदर मेहनत से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट की उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर जब उनका असंतोष बाहर आ रहा है तो कांग्रेस को लगता है कि ये बीजेपी की ही साजिश है। जो भाजपा एक षड्यंत्रकारी पार्टी है, मुझे ये लगा, जो लोग बता रहे थे, मैं यहाँ पर नहीं था, कि उन्होंने बहुत से उन चेहरों को यहाँ नहीं देखा है कांग्रेस भवन में। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ताकतें भी उन सब चीज़ों को फ्लेयर अप कर सकती हैं। हम अपने घर को व्यवस्थित कर लेंगे। बीजेपी पर कांग्रेस साजिश का आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस से आए 10 नेताओं को भी टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने भी बीजेपी से आए 6 नेताओं को अपने टिकट से मैदान में उतारा है। बीजेपी ने तो किसी तरह अपने बागियों को थाम लिया है, लेकिन कांग्रेस में दलबदलुओं के खिलाफ आवाज थम नहीं रही। नतीजा ये है कि पुरोला सीट से राम कुमार बीजेपी में शामिल हुए और टिकट हासिल कर चुके हैं। अब इस सीट पर पुराने कांग्रेसी राजेश जुवाठा बगावत करने की तैयारी में हैं, जबकि यमकेश्वर से रेणु बिष्ट भी बगावत कर सकती हैं। वहां बीजेपी से आए शैलेंद्र को टिकट मिला है। वैसे ही भीमताल में भी बीजेपी से आए दान सिंह भंडारी को टिकट मिला है। यहाँ पर राम सिंह कैड़ा विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस में बगावत की सूरत और भी खराब हो सकती है, क्योंकि अभी टिहरी, सोमेश्वर, बागेश्वर, गदरपुर, जसपुर, धनौल्टी घोषित नहीं हुई है। आशंका है कि इन सीटों पर भी कांग्रेस को विरोध झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस के अंदर बगावत के नतीजों का असर ये भी हो सकता है कि सीएम हरीश रावत खुद 2 सीटों से चुनाव मैदान में हैं। जहां 29 सीटों पर सामने आने की लड़ाई के लिए मैंने और किशोर जी ने लड़ने का फैसला किया है, तो डर से थोड़ी होता है। डर से तो कहीं फिर तो मैं अपने गांव की सीट में जाता ना, यदि डर रहा होता। और आपको मालूम है, मेरे लिए कुछ सीटें बहुत ही सुरक्षित हैं, जिसमें केदारनाथ भी है। सब चाहते थे मैं वहां से जाऊं, लेकिन मैंने तय किया कि सरकार बनाऊंगा, फिर केदारनाथ जाऊंगा। वैसे माना जा रहा है कि हरिद्वार से सांसद रह चुके हरीश रावत ने सुरक्षित मानकर ही हरिद्वार ग्रामीण सीट को खुद के लिए चुना है। वहीं यशपाल आर्य के जाने के बाद तराई की किच्छा सीट पर उधम सिंह नगर में कांग्रेसी कमान खुद थामना चाहते हैं। मनमोहन भट्ट, न्यूज नेशन, देहरादून। तो उत्तराखंड में बगावत ना सिर्फ बीजेपी में बल्कि कांग्रेस पे भी चल रही है। सवाल यह है कि ये नेता इस बगावत को थामेंगे कैसे? उत्तराखंड के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में एक बार फिर विकास पे चर्चा जोरों पर है। सरकार को भरोसा है कि काम बोलता है। विपक्ष का आरोप है कि यूपी बेहाल है, वहां कुछ काम ही नहीं हुआ है। इन्हीं दावों और वादों की पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन की टीम आज पहुंची दिल्ली से सटे नोएडा की सीट पर। वहां की सड़कों पर क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली से लगता हुआ यूपी का सबसे विकसित शहर है नोएडा।
तमाम बिजनेस हब इस शहर में हैं। दिल्ली से जुड़ती सीमा की वजह से नोएडा की तुलना अक्सर दिल्ली की सुविधाओं से की जाती रही है। आज न्यूज़ नेशन नोएडा के अलग अलग इलाकों से कई तरह की समस्याओं की तस्वीर दिखाएगा। यूपी के चुनावी समर में आज हम बात करेंगे नोएडा की। नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश की शान है, खास तौर पर रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में या फिर विकास के आईने के तौर पर इसे देखा जा सकता है। लेकिन नोएडा की वास्तविक स्थिति क्या है, इसको लेकर हम चलते हैं नोएडा में और दिखाते हैं आपको हाल नोएडा। दिल्ली से नोएडा में आते ही किसी को भी सबसे पहला फर्क ट्रैफिक में दिखता है। खासकर दिल्ली में अगर हल्का सा भी ट्रैफिक जैम हो तो नोएडा की सड़कें थमने लगती हैं। ये तस्वीरें आज की हैं। जब दिल्ली में ट्रैफिक की रफ्तार थमी तो नोएडा मानो थमसा गया। दिल्ली से जैसे ही नोएडा में आप प्रवेश करते हैं, ट्रैफिक के मायने बदल जाते हैं। हम इस वक्त जहां खड़े हैं, यहां आप देखिए लगातार गाड़ियां आपको यू टर्न लेती हुई दिखाई देंगी। बावजूद इसके कोई यू टर्न नहीं है, रेड लाइट ऑन है, लेकिन यहाँ पर बेतरतीब गाड़ियाँ किसी भी तरह से किसी भी सड़क पर आती आपको आसानी से दिख जाएंगी। दिल्ली और नोएडा के ठीक बॉर्डर के हिस्से पर हम खड़े हैं। यहाँ पर यूपी पुलिस की कोई पिकेट आपको दिखाई नहीं दे रही है और उन बत्तियों का सम्मान करना उन तमाम गाड़ी के चालकों के भरोसे है जो गाड़ी पर सवार हैं। नियम और कानून के पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है और ना ही नियम और कानून को तोड़ने पर यहाँ किसी के ऊपर कोई फर्क पड़ता है। दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली दो अहम सड़कों के बीच है नोएडा का बड़ा मार्केटिंग हब अट्टा बाजार। इस अट्टा की तस्वीर भी देखिए। अट्टा का बाजार अपने ही रंग में रंगा हुआ है। यहाँ चुनाव के रंग तो नहीं दिखते, लेकिन जाहिर है कि बदलती हुई सरकार या फिर बनती हुई सरकार और सरकार के तमाम नीतियों का असर यहाँ जरूर पड़ता है। कुछ व्यापारियों से बात करते हैं। आप किस चीज़ की दुकान को होल्ड करते हैं? मेरी झा ऑप्टिकल के नाम से दुकान है। ये बताइए यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्या स्थितियाँ हैं इस बाजार की, अगर हम आपसे बात करें? देखिए, मुख्य मुद्दे की बात करी जाए तो यहाँ पे जब से मेट्रो बनी है तो मार्केट जो है काफ़ी कंजेस्टेड टाइप की हो गई है। भीड़ भाड़ जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भीड़ है ट्रैफिक की स्थिति बहुत खराब है। मैनेजमेंट के बारे में आप देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं इधर जो है कितनी भीड़ बढ़ गई है और अवैध तरीके से दुकानें लग रही हैं। आप खुद देख लीजिए, अभी तो जो है अभी दोपहर का टाइम है, शाम होते होते यहाँ पे जो है आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। दो तरह के यहाँ पर व्यापारी भी आपको दिखाई देंगे, एक जिनके अपने प्रॉपर दुकान है तो दूसरे जिनके पास फुटपाथ के हिस्से हैं। यहाँ पे रोज लगाते हो दुकान? जी सर। कितने पैसे पुलिस वालों को देते हो? पुलिस वाले ऐसे ही फ्री में लगा लेते हो यहाँ पर? यस सर। और तुम्हारा दुकान कोई नहीं हटाता यहाँ से? हटाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, प्रशासन आता है, हट जाते हैं। नोएडा सिटी सेंटर पर जाम की हालत आम है और इसकी प्रमुख वजह भी आपके ठीक सामने है। तमाम लगे हुए यहाँ पर ऑटो, टेम्पू और बेतरतीब खड़ी हुई गाड़ियों का दृश्य आपको बता रहा है कि किस तरह से सड़क के अधिकांश हिस्सों पर इन ऑटोज़ का कब्जा है। खास तौर पर सवारी उठाने वाली गाड़ियों का कब्जा है और समूचे सड़क का हिस्सा कुछ इस तरह से संकीर्ण हो गया है, बोटल नेक क्रिएट हो गया है, जिसके चलते यहाँ पर दिन भर जाम लगा रहता है। खास तौर पर ऑफिस के वक्त जो है सुबह और शाम के वक्त यहाँ जाम की स्थिति कुछ यूँ हो जाती है कि घंटों गाड़ियाँ फंसी रहती हैं। जाम डिपेंड करता है टाइम के हिसाब से। जैसे अगर आप शाम के टाइम निकलेंगे, पीक आवर्स में निकलेंगे तो काफ़ी जाम होता है। वैसे यहाँ कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है? ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत गंदा है यहाँ का। एक्चुअली ट्रैफिक मैनेज करने के लिए इनको ऑटो स्टैंड्स प्रॉपर बनाने चाहिए और एटलीस्ट देयर शुड बी 1-2 पीपल जो ट्रैफिक मैनेज करने के लिए यहाँ पे हो। पार्किंग का कुछ नहीं है, मतलब ऑटो स्टैंड सेपरेट होना चाहिए और रोड क्रॉस करने के लिए मेट्रो के अलावा और कोई रास्ता नहीं है बहुत दूर तक। अगर किसी को क्रॉस करना हो बहुत ज़्यादा इशू आएगा। वो नोएडा के अलग अलग सेक्टर में आप घूमें तो कहीं सड़कें खुदी हुई दिखती हैं तो कहीं डिवाइडर उखड़े हुए मिलते हैं। नोएडा के ऐसे ही एक पॉश इलाके सेक्टर 44 की तस्वीरें देखिए। कहने को तो सेक्टर 44 का यह समूचा इलाका नोएडा का पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ पर सड़कों की कुछ हालत ऐसी भी दिखाई देती है। खास तौर पर इन तमाम हिस्सों में अगर आप देखें तो सड़क का काम तो चल रहा है, लेकिन लंबे समय से चलते हुए इस सड़क के काम की हालत यह है कि ये कब पूरा होगा ये कहना बेहद मुश्किल है। हालात ऐसे हैं कि यहाँ से साइकिल का गुजरना भी संभव नहीं, बाइक या गाड़ी की कल्पना तो दूर कहिए। और ये तब हो रहा है जब चुनाव सर पर हैं और सीधे तौर पर चुनाव के एक के बाद एक फेज दिखाई दे रहे हैं, बावजूद इसके ये काम पूरा नहीं हुआ है। नोएडा के इस हाल के लिए यूपी की अखिलेश सरकार जिम्मेदार है या यहाँ से जीतकर विधानसभा और संसद पहुंचे बीजेपी के विधायक और सांसद? ये जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, नोएडा। तो अब आपके समझ में आ गया जो लोग बोलते हैं काम बोलता है, तस्वीर आपके सामने है। जो लोग बोलते हैं 27 साल यूपी बेहाल, तस्वीर आपके सामने। और जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो तस्वीर भी नोएडा में आपको साफ दिखाई दे रही होगी।
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बाद अब तीसरे राज्य पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब की सियासत में कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर दांवपेच शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेहरा बनाया है, लेकिन अब अमृतसर में सिद्धू को सीएम चेहरा बनाने की मांग वाले पोस्टर लग गए हैं। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आने के बाद भी सिद्धू के अंदाज में कोई खास बदलाव नहीं आया है। सिद्धू चुनाव प्रचार के दौरान जमकर बीजेपी अकाली गठबंधन पर अपने स्टाइल में ही वार कर रहे हैं, लेकिन पंजाब की गद्दी पर पहुंचने का दावा करने वाली कांग्रेस के अंदर सीएम चेहरे को लेकर अभी से दांव चलना शुरू हो चुका है। कांग्रेस जीती तो सीएम कैप्टन होंगे या सिद्धू, इसे लेकर होड़ शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीर आप दीवारों पर देख रहे हैं। ऐसे पोस्टर अमृतसर में कई जगह लगे हैं। सिद्धू जब भी प्रचार करने निकल रहे हैं तो उनके समर्थक सिद्धू के सामने ही सीएम सिद्धू जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। हालांकि खुद को सीएम का चेहरा बताए जाने के सवाल पर सिद्धू कुछ बोलना नहीं चाहते। राहुल गांधी और आपके पोस्टर छपे हैं दैट यू विल बी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मेरी बात सुनो, कैप्टन साहब इज द लीडर, द हाई कमांड विल डिसाइड। तो ये पोस्टर्स किसने छपाए हैं? सिद्धू को कांग्रेस में शामिल करने के बाद पार्टी को जो भी फायदा हो, लेकिन कैप्टन के मुकाबले पार्टी में एक बड़ा चेहरा खड़ा हो चुका है। जाहिर है कि कैप्टन अमरिंदर कभी भी सिद्धू को सीएम पद के दावेदार के रूप में कबूल नहीं करना चाहते। आपको लगता है नवजोत सिंह सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए बिकॉज वो अगली पीढ़ी के हैं? वेल, दिस इज द डिसीजन इज द कांग्रेस प्रेसिडेंट का। अब किसको चाहते हैं, आगे को किसको चाहेंगे, प्रेसिडेंट जो भी होंगे वही फैसला करेंगे। बात सिद्धू की पहली रैली आज अमृतसर में और सिद्धू के बोलने का अनोखा अंदाज, ऑडियंस बिल्कुल ध्यान लगा के सुन रही है और ठोको ताली पे तालियां बजा रही है। अकाली दल की जलेबियां बना देंगे सिद्धू कह रहे हैं, पर देखते हैं कि 11 मार्च को सिद्धू की बातों में कितना दम होता है और कहां तक कांग्रेस को वो लेके जाते हैं। बहरहाल कांग्रेस अभी इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगी। ये और बात है कि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस जीतती है तो पंजाब में सीएम पद को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म होगी। मीतू जैन, न्यूज नेशन, अमृतसर। पंजाब में चुनाव की तारीख करीब करीब है। 4 फरवरी को वोटिंग से पहले सभी दल प्रचार में पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। इस बीच जालंधर में शादी ब्याह की पुरानी परंपरा के जरिए अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जालंधर की सड़कों पर रात को ढोल की गूंज सुनाई देती है। आगे आगे ढोल वाले और पीछे सिर पर कलश लिए महिलाएं। अक्सर ये तस्वीरें किसी धार्मिक आयोजन या शादी ब्याह के मौके पर देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार पंजाब चुनाव में प्रचार के लिए पंजाब की इस पुरानी जागो परंपरा का इस्तेमाल हो रहा है। कि जागो जो होता है वो तो शादी ब्याह पे होता है कि जब शादी ब्याह का न्योता दिया जाता है, पुरानी परंपरा है, तब ये सर पे जागो लेके जाते हैं। पर शादी ब्याह है घर में नहीं, शादी ब्याह जैसा ही माहौल है। जागो के जरिए तो न्योता देते हैं, तो आप जागो के जरिए क्या वोट मांगेंगे? हाँ, बिल्कुल मांगेंगे वोट, क्योंकि लोगों को अब कुछ लोग जो हैं वो अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं, जो उनकी सोच के साथ उसी तरह के सोच रहे हैं कि हम लोग उस सरकार को वोट देंगे। तो हम लोग उनको अवेयर करने आए हैं, उनको जगाने आए हैं। ढोल बाजे के साथ महिलाएं जब गलियों से गुजरती हैं, तो कुछ लोग उत्सुकता में देखने को आते हैं। इसी बहाने महिलाएं लोगों के बीच मतदान के लिए जागरूकता फैलाने और वोट मांगने के लिए प्रचार भी कर रही हैं। इस जागो के थ्रू हम अवेयर करना चाहते हैं आपको इस कल्चर के बारे में भी और वोटिंग सिस्टम के बारे में भी कि वी हैव दिस राइट टू वोट। बताइए, वोट मांगने का तरीका जागो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है शायद, तो अच्छा लग रहा है। ऐसे कभी किसी ने इलेक्शन कैंपेन किया है? नहीं, आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है। हमें तो फर्स्ट टाइम ऐसे। पुरानी परंपरा और वोट भी मांगे जा रहे हैं। शादी का न्योता आता था ऐसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जालंधर समेत पूरे पंजाब में 4 फरवरी को वोट पड़ने हैं। 2 तारीख के बाद यहाँ प्रचार का शोर थमने वाला है। विनाश त्यागी, न्यूज नेशन, जालंधर। और अब बात कर लेते हैं गोवा के चुनावी सरगर्मी की। गोवा के समंदर किनारे झोपड़ियां लगाने वाले शेख मालिकों के बीच आपको लिए चलते हैं। सुनिए, समुद्र किनारे रहने वाले इन लोगों की परेशानियां क्या है। हम इस वक्त गोवा के कलंगुट बीच पे हैं। गोवा में सबसे मशहूर बीच कलंगुट बीच है। हर कोई भारतीय गोवा में आता है तो कलंगुट बीच ज़रूर आता है। इस कलंगुट बीच पर सरकार ने पर्यटकों के खान पान के लिए कुछ शैक्स की परमिशन दी है। हर साल ये शैक्स का परमिशन जो है वो रिन्यू होता है।
कुछ शैक ओनर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है। हमें बताइए कि आपकी जो मांगे क्या होगी नए सरकार से? अभी इस साल हमारा शैक बहुत लेट हुआ, जो हमको गवर्नमेंट 31 में हमको डेट देता है, लेकिन जो डालने का डेट है ना वो नहीं देता है। समझो 15 तारीख को चालू होता था, इस बार हम अक्टूबर को, इस बार 1 तारीख दिसंबर को। वो हमारा बहुत ज़रूरी मांगे है, क्योंकि हमको टाइम पे लाइसेंस मिला तो हमको काम करने के लिए मिलता है। बाद में दूसरी बात, हमारा गार्बेज जो है गाड़ी 15 दिन में एक बार आता है, इस बार तो आया ही नहीं। कितना टैक्स लेती है गवर्नमेंट आपसे? टैक्स तो बहुत लेते हैं, मोर देन 2 lakhs, या विथ ऑल द लाइसेंसेस। नॉट हर साल एवरी ईयर या वी हैव टू टेक ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम एटलीस्ट 12 to 15 डिपार्टमेंट्स। सिंगल विंडो क्यों नहीं है? हमारा डिमांड बहुत साल पहला था सिंगल विंडो करने को, मगर ये लोग नहीं कर रहे हैं। we are really facing a big trouble with this to operate this shack, because to obtain the license it takes at least a month. आपका ये टेम्पररी सब स्ट्रक्चर होता है, तो हर साल उसको नया बनाना पड़ता है, तो एक शैक बनाने के लिए कितना खर्चा आता है? ऐसा तो हमारा तो पुराना मटेरियल रहता है, इसमें तो फिर भी हमको कम से कम 3 लाख तो मांगता है, क्योंकि ये बीच एरिया है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक तो हर साल कोरोशन होता है। अभी उसने सीसीटीवी लगाने को बोला, 1 साल लगाया, दूसरा साल ख़राब हो गया, उसको कोरोशन आया, तो बार बार यूज़ नहीं कर सकते। वो बहुत एक्सपेंडिचर हो रहा है हमको। सरकार ने कई जगह पे हमने देखा कि उद्घाटन तो किया है कि यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट बनेगा, लेकिन उसका अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? अभी क्या बोलूँ मैं, गवर्नमेंट बहुत डिले कर रहा है। हमको इतना ज़रूरी है, गवर्नमेंट ने सोचना मांगता है, और हमको जो फ़ायदा होता है वो पहला देखना मांगता है। सरकार को भी इससे टैक्स के ज़रिए पैसा मिलता है, लेकिन सरकार को, गोवा सरकार को यहाँ पर शैक ओनर्स की जो समस्या है उस पर ध्यान देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, पंजिम। तो दंगल फाइट में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।